अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी की बायोग्राफ़ी का रिव्यू करेंगे। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी एक डॉक्टर थे, एक राइटर थे, एक पॉलिटिशियन थे, एक फ्रीडम फाइटर भी थे और ये जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के दूसरे चांसलर थे आफ्टर हकीम अजमल ख़ान। तो इससे पहले कि मैं बायोग्राफ़ी इनकी शुरू करूं, आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप यूं ही मत जाइए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए पहली फुर्सत में। सो लेट्स स्टार्ट। मुख्तार अहमद अंसारी का जन्म 25 दिसंबर 1880 में यूसुफपुर में हुआ। यूसुफपुर गाज़ीपुर में है जो ईस्टर्न यूपी में आता है। इन्होंने अपनी शुरू की तालीम विक्टोरिया स्कूल से हासिल की। फिर कुछ दिनों बाद इनकी फैमिली हैदराबाद चली जाती है और ये मेडिकल की डिग्री मद्रास मेडिकल कॉलेज से हासिल करते हैं और उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए इनको इंग्लैंड भेज दिया जाता है और इंग्लैंड ये चले जाते हैं और इंग्लैंड में जाकर वहाँ से इन्होंने एमडी और एमएस की डिग्री 1905 में हासिल की। ये एमडी और एमएस मेडिकल की 2 डिग्रीज हुआ करती हैं। 1910 में उन्हें मास्टर्स ऑफ सर्जरी की डिग्री मिली फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग। वो एक बहुत ही मेहनती और इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे और इनके जो डॉक्टर्स थे और इनके कलीग्स जो थे वो बहुत ज़्यादा इनको पसंद करते थे। एक टॉप क्लास स्टूडेंट थे और इन्होंने लंदन लॉक हॉस्पिटल और चैरिंग क्रॉस हॉस्पिटल में काम किया। वहाँ पर इन्होंने सर्जरी किया और ये इंडियन पायनियर थे सर्जरी के, मतलब ये ऐसे इंडियन थे जिन्होंने वहाँ पर सर्जरी को शुरू किया। जो इंग्लैंड में डॉक्टर्स थे, हॉस्पिटल के लोग, वो इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। आज भी चैरिंग क्रॉस हॉस्पिटल में इनके नाम से एक वार्ड है, इनकी रिस्पेक्ट की वजह से। 1898 में जब ये मद्रास में स्टूडेंट थे, उन्होंने पहला ऑल इंडिया कांग्रेस सेशन को अटेंड किया जब इनकी उम्र 18 साल की थी, जिस सेशन को आनंद मोहन बोस ने प्रेसाइड किया था। इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट किया। उस वक्त इन्होंने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया जब ये इंग्लैंड में ही काम करते थे, इंग्लैंड में ही मेडिकल का काम किया करते थे। और जब इंग्लैंड से इंडिया आए तो यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी और यहाँ पर मुस्लिम लीग भी थी। इन्होंने दोनों पार्टीज को ज्वाइन कर लिया। फिर 1912 में पता चलता है इन्हें कि बाल्कन ने टर्की पर अटैक कर दिया है। फिर कुछ दिनों बाद कुछ लोगों के साथ टर्की चले जाते हैं ताकि जो टर्की के फौजी घायल हुए हैं उनका इलाज किया जा सके और वहाँ पर ही कुछ दिनों रहते हैं टर्की में और फौजियों का इलाज करते हैं। उस वक्त ऑटोमन कैलिफेट थी, ऑटोमन एम्पायर थी, खिलाफत उस्मानिया थी और मुसलमान टर्की के राजा को अपना खलीफा मानते थे और इस्तांबुल उस वक्त मुसलमानों का दारुल हुकूमत था, खिलाफत का दारुल हुकूमत था, कैपिटल था, इसलिए वहाँ पर ये चले गए थे। 1916 में लखनऊ पैक्ट होता है, तो उसमें इन्होंने अहम भूमिका निभाई और 1918 से लेकर 1920 तक 2 साल तक ये मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट रहे। फरवरी 1919 में रॉलेट एक्ट आता है जिसके तहत अंग्रेज़ों ने कानून बनाया होता है कि जिस किसी पर भी शक होगा उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा बिना किसी वारंट के और उससे रिहा नहीं किया जाएगा। नो अपील, नो वकील, नो दलील। इसको काला कानून भी इंडियन कहते थे, जिसके तहत इन्होंने सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल नारायण सिंह को अरेस्ट कर लिया, जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान में हिंदू और मुस्लिम के अंदर अंग्रेज़ों के खिलाफ नफ़रत और ज़्यादा बढ़ गई थी और वो लोग उनके खिलाफ और ज़्यादा एग्रेसिव हो गए थे। तो उस वक्त मुस्लिम लीडर्स जैसे कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, इमाम हसन और हकीम अजमल ख़ान बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हो जाते हैं। खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये दोनों 1920 में हुए थे। 1914 से लेकर 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होती है। एक तरफ रशिया, ब्रिटेन और फ्रांस थे, उनको अलाइज कहा गया। दूसरी तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर और ऑटोमन एम्पायर थी, मतलब टर्की, इनको सेंट्रल पावर कहा गया। 4 साल तक 1914 से लेकर 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होती है। इसमें टर्की का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, तकरीबन 10% टर्की की पॉपुलेशन मारी जाती है इस जंग में।
यहाँ पर जो ओटोमन एम्पायर रहता है, इसका रूलर, इसका जो राजा रहता है वो मुसलमानों का खलीफा रहता है। तो खलीफा के ओहदे पर ख़तरा आ जाता है, खलीफा की पोजीशन पर ख़तरा आ जाता है। तो हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों ने उस वक्त कब्जा कर रखा था। जब टर्की हार जाता है तो खलीफा की जो पोजीशन होती थी उस पर ख़तरा आ जाता है। तो हिंदुस्तान के मुसलमान कहते हैं अंग्रेज़ों से कि खलीफा को कुछ नुकसान ना पहुंचाया जाए और खलीफा का जो ओहदा है उसको बरकरार रखा जाए। अगर खलीफा के साथ कुछ छेड़छाड़ होगी तो हिंदुस्तान के मुसलमान अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ और भी एग्रेसिव हो जाएंगे। अंग्रेज़ों ने पहले कहा था कि हम खलीफा के ओहदे के साथ कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन वो बाद में बदल जाते हैं अंग्रेज़, जिसको देखकर मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली जौहर ने खिलाफत मूवमेंट को शुरू कर दिया और पूरे हिंदुस्तान से मुसलमानों को अंग्रेज़ों के खिलाफ उजागर करने लगे, इकट्ठा करने लगे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली जौहर, हसरत मोहानी, मौलाना आज़ाद और भी बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े हो गए। जब गांधी जी ने देखा कि अंग्रेज़ों के खिलाफ मुसलमान खड़े हो रहे हैं और एक अंग्रेज़ों के खिलाफ प्लेटफॉर्म बन चुका है, तो उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ों ने जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोगों को मारा था, इसलिए बाकी लोग भी यूनाइट हो जाएं, हिंदुओं को भी और दूसरे लोगों को भी उन्होंने यूनाइट करना शुरू किया और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट उन्होंने चला दिया, असहयोग आंदोलन, कि अंग्रेज़ों का बायकॉट किया जाए और हिंदुस्तान में लोगों ने अंग्रेज़ों का बायकॉट करना शुरू कर दिया। बहुत सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स पढ़ते थे, उन्होंने कॉलेज को ही छोड़ दिया, उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ का ही बायकॉट कर दिया। और इन्हीं बायकॉट के दौरान जामिया मिल्लिया इस्लामिया को बनाया जाता है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया को बनाने वाले में हकीम अजमल ख़ान भी थे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने खिलाफत मूवमेंट को लीड किया था। उनके साथ मिलकर डॉक्टर जाकिर हुसैन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल ख़ान, मुख्तार अहमद अंसारी और भी बहुत सारे लोग मिलकर, गांधी जी मिलकर 1920 में जामिया मिल्लिया इस्लामिया को अलीगढ़ में बनाते हैं, जो बाद में दिल्ली में आ जाता है। पूरे देश में खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ज़ोरों शोर से चल रहे थे, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर पार्टिसिपेट कर रहे थे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली जौहर, हकीम अजमल ख़ान, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, गांधी जी, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, CR दास और भी बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स साथ मिलकर मूवमेंट को चला रहे थे और हिंदुस्तान के कोने कोने तक दोनों मूवमेंट पहुंच गए थे। गांधी जी चाहते थे कि मूवमेंट बिल्कुल नॉन वायलेंस तरीके से हो, लेकिन 5 फरवरी 1922 को कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से गांधी जी ने मूवमेंट को वापस ले लिया। 5 फरवरी 1922 में कुछ प्रोटेस्टर्स ने यूपी का एक इलाका था चौरा चौरी, वहाँ पर पुलिस वालों को पकड़कर पीटा और उनके पुलिस थाने में ही आग लगा दिया, जिसकी वजह से प्रोटेस्ट एक हद तक वायलेंट हो गया थोड़ा सा। लेकिन गांधी जी ने देखा कि हमने तो नॉन वायलेंस से शुरू किया था, अब तो ये वायलेंट बनता जा रहा है, तो उन्होंने मूवमेंट को वापस ले लिया। बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स और प्रोटेस्टर्स जो थे उन्हें बुरा भी लगा कि गांधी जी इसको वापस क्यों ले रहे हैं, इंक्लूडिंग जो गांधी जी के क्लोजेस्ट लोग थे जैसे कि CR दास और मोतीलाल नेहरू। इन लोगों ने भी अपोज किया कि वापस ना लिया जाए इसको। गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लीड किया था और खिलाफत मूवमेंट को भी वो लीड कर रहे थे। इसी वजह से मार्च 1922 को अंग्रेज़ी सरकार उनको 6 साल के लिए कैद कर लेती है। जब लोगों ने देखा कि मूवमेंट भी ख़त्म हो गया है और गांधी जी को भी अंग्रेज़ों ने जेल में बंद कर दिया, वो भी 6 साल के लिए, तो उन्होंने सोचा अब क्या करें। कांग्रेस के अंदर 2 ख्याल के लोग हो गए, 2 हिस्सों में बट गई कांग्रेस, इंटरनली 2 हिस्सों में बट गई। कुछ लोगों का मानना था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को वो लोग बायकॉट जो उन्होंने किया है उसको ख़त्म करें और लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो एंट्री करें, जैसे कि उनमें थे CR दास, मोतीलाल नेहरू और हकीम अजमल ख़ान था और भी बहुत सारे लोग थे। इनका मानना था कि अगर हम लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंट्री करेंगे तो गवर्नमेंट के साथ रहकर, गवर्नमेंट का पार्ट बनकर गवर्नमेंट को परेशान कर सकते हैं। इन लोगों को स्वराजिस्ट कहा गया। कुछ लोगों का मानना था नहीं, अगर गवर्नमेंट से बायकॉट है तो पूरी तरीके से बायकॉट है, हमने उनके साथ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया था, इस वजह से हम लेजिस्लेटिव काउंसिल में नहीं जाएंगे। इनको कहा गया था नो चेंजर, और नो चेंजर्स में से मुख्तार अहमद अंसारी भी थे। नो चेंजर्स को
मुख्तार अहमद अंसारी, सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल लीड कर रहे थे। नो चेंजर्स का मानना था कि बायकॉट को कंटिन्यू रखा जाए, नॉन कॉपरेशन को कंटिन्यू रखा जाए और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जिसको सस्पेंड कर दिया गया था उसको फिर से कंटिन्यू किया जाए और हम लोग मिलकर किसी कंस्ट्रक्टिव वर्क पर ध्यान देता। मुख्तार अहमद अंसारी तो पहले मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों के मेंबर थे, लेकिन बाद में जब देखा कि मुस्लिम लीग कम्युनल होने लगी है और उनके अंदर सेपरेटिज्म आने लगा है तो उन्होंने मुस्लिम लीग को गुड बाय कहा, उसको छोड़कर कांग्रेस में आ गए। मुख्तार अहमद अंसारी कई बार ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी भी रहे और इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बने 1927 के सेशन में। 1927 में ब्रिटेन से साइमन कमीशन आता है। साइमन कमीशन 7 लोगों की स्टैट्यूटरी कमेटी आती है और इसको ब्रिटेन से भेजा जाता है इंडिया के सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशन को ऑब्जर्व करने के लिए और उन पर फैसला लेने के लिए आता है। लेकिन इसमें एक मेंबर भी इंडियन नहीं होता है, सारे अंग्रेज़ रहते हैं। इंडिया के बारे में फ़ैसला लेना था लेकिन फैसला लेने वाले सभी अंग्रेज़ थे। ये देखकर इंडियंस को बहुत बुरा लगता है और वो लोग बायकॉट करने लगते हैं। दिसंबर 1927 के मद्रास सेशन में जब मुख्तार अहमद अंसारी प्रेसिडेंट थे, इनकी प्रेसिडेंसी में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया, साइमन कमीशन को बायकॉट किया। पूरे देश में साइमन कमीशन का बहिष्कार होता है, बायकॉट किया जाता है और साइमन वापस जाओ, ये साइमन गो बैक के नारे लगते हैं। जहाँ जहाँ साइमन कमीशन के लोग जा रहे थे उन्हें काली झंडी दिखाई जा रही थी और बहुत सारे नारे लगाए जा रहे थे, जैसे हिंदुस्तानी हैं हम, हिंदुस्तान हमारा है, सरजान यहाँ तुम्हारा क्या काम, हम पूर्ण स्वराज चाहते हैं। और सबसे इनमें जो फेमस नारा था, स्लोगन था, वो था साइमन गो बैक। इस कमीशन का बहुत ज़्यादा अपोज हुआ, पूरी कंट्री में साइमन गो बैक के नारे लगे और जहाँ जहाँ साइमन कमीशन के लोग गए वहाँ वहाँ नारे लगे और इनको दबाने के लिए, इनको सप्रेस करने के लिए पुलिस ने बहुत ज़्यादा लाठियाँ चलाना शुरू कर दिया। इसी तरह एक बार लाला लाजपत राय अपने कुछ लोगों के साथ नारा लगा रहे थे, पुलिस ने इतनी ज़्यादा लाठियाँ चलाई, लाला लाजपत राय के सीने पर बहुत ज़्यादा लाठियाँ लगी थी। इसी की वजह से वो शहीद हो जाते हैं। 31 मार्च को साइमन कमीशन वापस हो जाता है। जब ये कांग्रेस में आए तब ये गांधी जी के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हो गए थे। गांधी जी जब भी दिल्ली आते थे तो उस वक्त मुख्तार अहमद अंसारी पुरानी दिल्ली में रहते थे। इनके घर का नाम दारुस्सलाम था, तो गांधी जी सीधा इनके घर जाते थे और इनके घर ही ठहरते थे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, हकीम अजमल ख़ान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तरह ये भी जामिया के फाउंडर थे। ये साहब एक बहुत ही लिबरल नेचर के इंसान थे, बहुत ही खुले ज़हनियत के इंसान के मालिक थे और वो हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। वो चाहते थे कि हिंदू मुसलमान पूरे हिंदुस्तान में मिलजुल कर रहे, क्योंकि उनका मकसद ही था अंग्रेज़ों को देश से निकालना और ये तभी पॉसिबल हो सकता था जब हिंदू और मुसलमान मिलकर रहते। वो चाहते थे कम्युनल हार्मनी, हिंदू और मुस्लिम के दरमियान एकता, अखंडता, प्यार और मोहब्बत रहे। और जब जामिया मिल्लिया इस्लामिया के चांसलर बने तो उन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किया कि जो भी जामिया मिल्लिया इस्लामिया पढ़ाया जा रहा है और जो भी तरबियत दी जा रही है वो लिबरल हो, आज़ाद ख्याल की हो, कट्टरवाद ना हो और कट्टरवाद से जामिया को बचाया जाए। और जामिया फिर लिबरलिज़म की तरफ बढ़ गया, क्योंकि उस वक्त जामिया नया नया बना था और इन्होंने जामिया को लिबरलिज़म की तरफ मोड़ दिया। ये उन्हीं का देन है कि जामिया आज वर्ल्ड फेमस, पूरी दुनिया में मशहूर यूनिवर्सिटी बनी हुई है। 1927 में हकीम अजमल ख़ान का इंतकाल होता है। इंतकाल से पहले वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर को बुलाते हैं। मौलाना मोहम्मद अली जौहर और हकीम अजमल ख़ान ये दोनों मिलकर सलाह मशवरा करते हैं और मुख्तार अहमद अंसारी को जामिया का दूसरा चांसलर बना देते हैं। जब हकीम अजमल ख़ान इस दुनिया से चले जाते हैं तब मुख्तार अहमद अंसारी दूसरे चांसलर बनते हैं। 1927 में जो साइमन कमीशन आया था उसके अगेंस्ट डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी ने भी प्रोटेस्ट किया था। इसीलिए अंग्रेज़ी सरकार उनको 28 अगस्त 1930 में गिरफ्तार कर लेती है और 6 महीने तक वो दिल्ली सेंट्रल जेल और गुजरात जेल में बंद रहते हैं। एक बार अंसारी साहब मसूरी से दिल्ली आ रहे थे, जब वो ट्रेन में ही थे तब उन्हें हार्ट अटैक आ गया और हार्ट अटैक की वजह से
10 मई 1936 में उनका इंतकाल हो गया। उस वक्त उनकी उम्र 55 साल थी। गांधी जी को डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी की डेथ के बारे में पता चलता है तो उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होता है। उन्होंने कहा कि मैं शायद ही किसी की मृत्यु पर इतना ज़्यादा उदास हुआ हूँ जितना मैं डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी की मृत्यु पर हूँ। मुझे आज से पहले कभी भी इतना दुख नहीं हुआ। इंतकाल के बाद इन्हें जामिया के ही कब्रिस्तान में दफना दिया गया। बाद में इन्हीं के नाम से जामिया में डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी हेल्थ सेंटर और डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी ऑडिटोरियम बनाया गया है। So this is it for today, but don't forget to like, share and comment. Please comment your views on comment box और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ वेरी गुड डे।